नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। गुड़गांव में खुले में नमाज पढ़ने का मामला। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने हरियाणा के श्रीनगर में मिलिटेंटों का हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 12 जख्मी। इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी। गुड़गांव में खुले में नमाज पढ़ने का मामला। गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर को लिखा खत, मुलाकात के लिए मांगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने गुड़गांव में मौजूद वक्फ जायदादें लौटाने का किया मुतालबा। कासगंज पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत का मामला। इंसानी हुकूक की तंजीम PUCL ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है अर्जी। अल्ताफ की लाश का फिर से पोस्टमार्टम कराने की अपील। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी के मुजव्वजा कानून के खिलाफ बेंगलुरु में ईसाई तंजीमों का एहतजाज। ईसाई तंजीमों ने कहा कि जबरदस्ती मजहब तब्दील करने का इल्जाम है बेबुनियाद। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के जेर एहतमाम भोपाल में कौमी सेमिनार का इनेकाद। मकाला निगारों ने उर्दू के फरोग में सूफिया का हिस्सा, तसव्वुफ और उर्दू शायरी, तसव्वुफ और समाजी हम आहंगी पर पेश किए मकाले। गुड़गांव में जुमे की नमाज पार्कों और अवामी मकामात पर होने को लेकर चल रहे तनाजे में नया मोड़ आया है। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर के जरिए खुले में नमाज पर बयान के बाद गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने खट्टर को खत लिखा है। मुस्लिम काउंसिल के जरिए लिखे गए खत में वज़ीर आला से मुलाकात के लिए वक्त मांगा गया है। इस मामले पर न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के सरपरस्त मोहम्मद अदीब ने कहा कि उनके बयान को लेकर हम तशवीश पे मुब्तला हैं। गुड़गांव में जुमे की नमाज को लेकर हिंदुत्व तंजीमों की तरफ से लगातार बवाल हो रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हैं मोहम्मद अदीब साहब, गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल के सरपरस्त भी हैं। क्या मेजर डेवलपमेंट है, किस तरीके से इस मसले को आप हल कर रहे हैं? बताया जा रहा है कि आपने वजीर आला खट्टर साहब को भी खत लिखा है। जी, उनका खत तो आज डिस्पैच हो जाएगा, और लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने गए थे और हमने उनको एक ख़त दिया है। और क्यों इस बुनियाद पे दिया है कि खट्टर साहब का एक बयान आया आज से 1.5 महीना पहले कि जहां नमाजें होती हैं वहां रहेंगी, कायम रहेंगी, लेकिन चंद दंगाइयों की वजह से उन्होंने अपना बयान बदल दिया और ये कहा कि अब हम सब बंद कर रहे हैं। एक हौसलाकुन बात ये भी उन्होंने करी कि हम वफ़ की ज़मीनों पर जो कब्ज़ा है उस पर कोशिश देखेंगे, मीटिंग करेंगे और हम नए जगहों को अलॉट करेंगे जहां ये नमाज अदा कर सकें जब तक कि और मस्जिदों का इंतज़ाम ना हो जाए। ये तमाम बयान क्योंकि आ चुके हैं और इस पर बहस भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं, तो आपकी तरफ से लेटर भेजा गया है खट्टर साहब को, उसमें क्या कहा गया है? लेटर में हमने उनसे ये कहा है कि आपने ये जो बंद किया है और ये ऐलान किया है कि हम इसकी अल्टरनेटिव जगह आपको देंगे, तो हमने कहा कि आप हमें जल्द से जल्द बताइए कि कौन सी जगह आप दे रहे हैं जहां से हम इंतज़ाम कर सकें नमाज पढ़ा। तो गुड़गांव में खुले मकामात पर नमाज पढ़ने को लेकर चल रहे तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। पराचा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा की वजीर आला मनोहर लाल खट्टर हुकूमत पर सवाल उठाए। महमूद पराचा ने कहा कि गुड़गांव में वक्फ के शहर के इलाके में 44 जायदादें हैं और 85 मसाजिद हैं। इसके अलावा देहात के इलाकों में 202 जायदादें हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये जायदादें मिल जाएं तो तनाजा खत्म हो सकता है। महमूद पराचा ने कहा कि पार्कों में नमाज पर रोक लगाना भी गैर कानूनी है। जुमे की नमाज को लेकर हिंदुत्व संगठनों के जरिए विवाद खड़ा किया जा रहा है, लेकिन आज वक्फ मामले पर महमूद पराचा, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई तरह के सवाल उठाए हैं। क्या वजह है कि वहां पर नमाज
तो नहीं पढ़ने दी जा रही, कहा जा रहा है खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, लेकिन वक्फ को लेकर के हकीकत क्या है? देखिए, गुड़गांव में वक्फ को लेकर हकीकत यह है कि गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 84 मस्जिदें हैं, और 84 मस्जिदें हैं तो मुझे नहीं लगता कि नमाज पढ़ने में कोई तकलीफ होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इसके अलावा 44 वक्फ प्रॉपर्टीज गुड़गांव सिटी में ही हैं, जो अर्बन एरिया है गुड़गांव का, और ये बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं सारी। अगर वो भी अगर हम उन पे भी इस्तेमाल करें नमाज पढ़ने का, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहां मैं ये भी बात कहता चलूं कि जो पब्लिक पार्क्स में परमिशन के द्वारा नमाज हो रही थी, वो बाकायदा रीजनिंग से परमिशन मिली थी, तो उसको कैंसिल करना उससे बड़ी रीजनिंग दिखाए बगैर बेईमानी भरा फैसला है खट्टर सरकार का। खुद ही उनकी सिस्टर तंजीम्स जो हैं उनसे ये एहतजाज कराया जाता है और उसके बाद खुद ही बहाना निकाला जाता है ताकि ये उसके बाद शरारत की जा सके। ये शरारत भरा फैसला है। पब्लिक प्लेसेस में जो खास तौर पे पार्क्स हैं और ओपन स्पेसेस हैं, वहां भी नमाज पढ़ने के ऑर्डर को कैंसिल करना गैर कानूनी है, गैर आईनी है। वो भी नहीं कर सकते खट्टर साहब, और वो भी इस तरह की प्रेस में जाके बयानबाजी करके, क्योंकि जो ऑर्डर हुए थे पहले वो बाकायदा रीजनड ऑर्डर्स थे, बाकायदा वजूहत बताई गई थी। उस तरह के ऑर्डर्स तो हर एक कम्युनिटी के लिए ओपन है। और नमाज के लिए क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई दूसरी रिलीजियस गैदरिंग होती है, जैसे वहाँ पे जो है जागरण कराया जाता है, गोवर्धन पूजा होती है, इस तरह की अगर परमिशन है तो नमाज की भी परमिशन है, और नमाज की परमिशन तो है ही। वो कैंसिल करना बेईमानी भरा फैसला है। तो पराचा साहब का बड़ा सवाल यही है, क्योंकि वहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी है, और अगर वो वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों को मिल जाती है तो इस तरह ये जो विवाद चल रहा है, जो मसला चल रहा है टकराव का नमाज, जुमे की नमाज को लेकर के, अगर पब्लिक प्लेस पर नमाज नहीं होती है तो भी ये मसला सीधे सीधे हल हो सकता है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। यूपी के कासगंज में अल्ताफ नाम के नौजवान की पुलिस हिरासत में होने वाली पुरअसरार मौत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में अल्ताफ की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की दरख्वास्त की गई है। इंसानी हुकूक की सरकर्दा तंजीम PUCL की तरफ से दाखिल अर्जी में पुलिस हिरासत के दौरान अल्ताफ की पुरअसरार मौत पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। अर्जी में कहा गया है कि कासगंज पुलिस ने अल्ताफ की मौत को खुदकुशी बताया, जबकि अल्ताफ के घर वालों ने पुलिस पर अल्ताफ को कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता दिनों 9 नवंबर को कासगंज पुलिस थाने में अल्ताफ नाम के नौजवान की पुरअसरार हालत में मौत हो गई थी। पुलिस ने अल्ताफ को उसके घर से गिरफ्तार किया था। बाद में कासगंज पुलिस ने अल्ताफ की मौत को खुदकुशी बताया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तबाहकारियों पर काबू पाने का क्रेडिट योगी हुकूमत की तरफ से लिए जाने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया है। इलाहाबाद में मुनक्किद होने वाली एक तकरीब में इन डॉक्टरों को खुसूसी एजाज से नवाजा गया, जिन्होंने कोरोना की तबाहकारियों के दौरान अपनी तिब्बी और पेशावराना खिदमात गैर मामूली तरीके से अंजाम दी। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने योगी हुकूमत के उन बयानात पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया, जिसमें कोरोना पर काबू पाने का क्रेडिट हुकूमत ने खुद लेने की कोशिश की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना के दौरान सिर्फ यूपी में 100 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी जानें गंवाई हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुसीबत के वक्त सरकारी अफसरान लापता हो गए थे। ऐसे वक्त में डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत की तरफ से वज़ा करदा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को यूपी में लागू करने की भी मुखालफत की है। लखनऊ के कैफी आजमी एकेडमी में याद सादिक के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मौलाना कल्बे सादिक को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी तालीमी, मिली, समाजी और दीनी खिदमात का एतराफ़ किया गया। सेमिनार में केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की सदारत में सेमिनार मुनक्किद हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के माली ताउन से यह सेमिनार मुनक्किद हुआ। तालीम के जरिए मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाने और जमहूरी कदरों को बचाना वक्त का अहम तकाजा है। इसी तनाजुर में लखनऊ में एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। मारूफ दरसगाह तंजीमुल मकादिब की जानिब से मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में अहम उलमा और दानिश्वरों ने शिरकत की। तंजीम के सेक्रेटरी सैयद सफ़ी हैदर ने बताया कि बदलते हालात और तकाजों के पेश नज़र अब सिर्फ दीनी इदारे खुलने की नहीं, बल्कि
तालीमी मेयार को बदलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तंजीमुल मकातिब ने इस मकसद के हुसूल के लिए न सिर्फ 35 से ज्यादा इदारों में निसाब तालीम की तब्दीली पर गौर व खौज शुरू किया है, बल्कि ऐसे इकदाम को भी यकीनी बनाने का फैसला किया है जिनके जरिए तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीम फराहम करते हुए इन्हें खुद कफील बनाया जा सके। इस सहरोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ इलाकों, नजरियात और ख्यालात के लोगों ने कहा कि हर मसलक, हर मजहब में ऐसे बहुत से मुश्तरका खतूत हैं जिन पर काम करके मुल्क और कौम का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सकता है। साथ ही आने वाली नस्लों को एक मुस्तहकम और रोशन मुस्तकबिल फराहम किया जा सकता है। जाना जो उन्हें इंसान बना के रखें। मैं अपने लफ्ज़ों में कहता हूँ कि ऐसा डॉक्टर न बने जो किडनी चुराए, ऐसा बने जो ये न करे। इसके लिए इब्तदाई दीनी तालीम जो अखलाक और किरदार सुधारने के लिए वो है। फिर चूँकि कौम को मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है, स्कूल भी खोले गए, कोचिंग भी की जा रही। इसके पेश नज़र एक दूसरी चीज़ है कि इनको रोज़गार दिलाया जाए। तो रोज़गार दिलाने के बहुत से काम हैं जो हमारी तालीम के साथ सूट करते हैं, उनमें हमारे ट्रेनिंग दें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हम आलिम तैयार। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बदतरीन खस्ता हाली का सामना कर रही दिल्ली की शाही जामा मस्जिद को अर्जेंट बुनियाद पर मरम्मत की जरूरत है। जगह जगह दीवारें, मीनारों में लगे पत्थर टूट रहे हैं, इनमें दरारें पड़ रही हैं और छज्जे गिर रहे हैं। हालात को देखते हुए अब यह मामला पार्लियामेंट में भी गूंज रहा है। तकरीबन 400 साल पुरानी दिल्ली की शाही जामा मस्जिद की ये बहुत शानदार इमारत है जो भारत के सुनहरे दौर की याद दिलाती है। लेकिन इस मस्जिद की हालत अब खस्ता हो रही है और ये बीमार हो रही है। जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 के आसपास की हालत देखिए, किस तरह से दीवारों में दरारें पड़ रही हैं और पत्थर अपनी जगह छोड़ रहे हैं। गेट नंबर 3 के ऊपर संगमरमर की बुर्जियां टूटकर गिर चुकी हैं। इस छत के फर्श को देखिए, इसका फर्श किस तरीके से उधड़ गया है। दीवार के इस पत्थर को देखिए, किस तरह से इसकी परतें मरम्मत मांग रही हैं। हालात की नजाकत को देखते हुए शाही इमाम अहमद बुखारी खुद इस मामले में पहल करते हुए वजीर आजम को खत लिख चुके हैं और मीडिया के जरिए वो अभी अपील कर रहे हैं कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। लेकिन कुछ न होता देख अब ये मामला संसद में गूंज रहा है। Minister, whether you have got any letter from Shahi Imam of Juma Masjid for repairing the masjid, and if you got any action taken, if you are not taken, I want to know what you are going to do with the before it used to do with special provisions. What you are going to do about Juma Masjid? It is coming down so many parts. जामा मस्जिद के मेन गुंबद के नीचे इस पत्थर के पिलर को देखिए, ये कभी का टूट चुका है और इसे लोहे की छड़ों से बांधकर सपोर्ट दिया गया है। इसी तरह गुंबद पर हाल ही में सीमेंट लगाकर अंदर जाने वाले पानी को रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी इस पत्थर को देखिए जो गुंबद के सामने के मेहराब पर अलग हो गया है और कभी भी गिर सकता है। आज भी इस मसले को लेकर संसद में सवाल जवाब हुए और हुकूमत की तरफ से कहा गया कि उसे रियासती हुकूमत की तरफ से कोई प्रपोजल नहीं मिला है। पिछले दिनों ये जानकारी में आया है कि दिल्ली की जामा मस्जिद की बिल्डिंग जो है वो काफी क्षतिग्रस्त हो रही है, मगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे को कोई प्रपोजल देकर इस मॉन्यूमेंट को एएसए के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेनेंस के लिए अगर प्रपोजल दिए तो जरूर हम वो ले सकते हैं। और ये साल और कोविड के कारण 2 साल में कुछ प्रॉब्लम था, कोई फुटफॉल नहीं था, विदेशी के स्वदेशी के टूरिस्ट नहीं आए थे, फिर भी हम ये साल अच्छे एक एक्शन प्लान के साथ 1 साल के अंदर टोटल डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारा कंट्रोल में है, जो हमारा एएसआई के मॉन्यूमेंट में ये मॉन्यूमेंट्स है, वो सब विकास करने के लिए एक्शन प्लान बनाकर हम काम कर। 1556 में बनी जामा मस्जिद को 450 साल से ज्यादा हो गए हैं। जामा मस्जिद प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन 1956 से ही एएसआई जामा मस्जिद की देखरेख और मरम्मत करती आ रही है।
25-30 साल पहले एएसआई का दफ्तर भी जामा मस्जिद के अंदर मौजूद था और बार बार मरम्मत होती रहती थी, लेकिन अब वो दिलचस्पी एएसआई को बिल्कुल नहीं। मीडिया में रिपोर्ट होने के बावजूद एएसआई या सरकारी शोबे से जुड़ा कोई भी अफसर जामा मस्जिद नहीं पहुंचा। ऐसे हालात को देखते हुए कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी वज़ीर आज़म मोदी से अपील कर रहे हैं और नियत पर सवाल भी उठा रहे हैं। खत लिख दिया तो जाहिर है कि वो तो मार्क होगा, कंसर्न मिनिस्ट्री में जो मुताल्लिका वजारत है उसमें मार्क हुआ और हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उनके इल्म में नहीं है, लेकिन कराने की नीयत होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान का एक विरसा है और इस पर अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ये बहुत ही बुरी हालत में होगी। आप अगर इसकी हालत को देखेंगे और जो मेज़नाइन फ्लोर हैं जिसने जहां पर आर्चेस हैं और बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, जिसने तीनों गुंबदों का बोझ और पूरी छत का बोझ अपने ऊपर लिया हुआ है, वो तो इतनी खस्ता हालत में है कि आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। इसके अलावा तमाम बुर्जियाँ, छज्जास, कंगूरास और छतों का टपकना और वो पत्थर जो उसी वक्त के लगे हुए हैं, कुछ तो तब्दील भी हुए हैं, कुछ उस वक्त के जो लगे हुए हैं, वो भी निहायत शकिस्ता हालत में। जामा मस्जिद एएसआई के लिस्ट में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है। इसमें 5 वक्त की नमाज होती है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर अब तक एएसआई ही मरम्मत और देखरेख का काम करती रही है। 2017 से लेकर 2019-20 में एएसआई ने हर साल जामा मस्जिद की मरम्मत पर 13 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की है। पिछले 2 सालों में जगह जगह से पानी का रिसाव हुआ है, जिससे हालात नाजुक हो गए हैं। ऐसे में मस्जिद को मरम्मत की फौरन जरूरत है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जामा मस्जिद पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान है, बल्कि उस अजमत रफ्ता की भी निशानी है जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था। अलमिया ये नहीं कि इसकी हालत खस्ता है और इसको फौरन मरम्मत की जरूरत आन पड़ी है, बल्कि बड़ा अलमिया ये है कि हम इसको संभालने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र हुकूमत सरमाई इजलास में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन फराहम कर देती है तो MIM आने वाले म्यूनिसिपल कारपोरेशन और लोकल बॉडी चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। यह सनसनीखेज ऐलान MIM के रियासती सदर और रुकने पार्लियामान सैयद इम्तियाज जलील ने किया। आने वाला अधिवेशन जो है विंटर सेशन महाराष्ट्र विधानसभा का, वो भी आने वाला है इसी महीने, तो उसमें है तो आप बिल लेकर आ जाइएगा, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का बिल लेकर आ जाइएगा। हम आपको एक तोहफे के तौर के ऊपर, चूंकि आप महाराष्ट्र के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, हम आपको एक तोहफे के तौर के ऊपर ये बताएंगे कि हम है तो आपके बोलने के हिसाब से हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये जो महानगर पालिका, नगर पालिका, पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम आपको खुला मैदान करके छोड़ डालेंगे कि जाओ और तुम लड़ो करके। कर्नाटक में तब्दीली मजहब पर पाबंदी के मुजव्वजा कानून के खिलाफ बेंगलुरु में ईसाई तंजीमों ने एहतजाज किया। शहर के हडसन मेमोरियल चर्च से एहतजाजी रैली निकाली गई। ईसाई तंजीमों ने कहा कि जबरदस्ती मजहब तब्दील करने का इल्जाम बेबुनियाद है। ईसाई तबका समाजी तालीमी खिदमात अंजाम देते हुए रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिशें कर रहा है, लेकिन चंद ताकतें बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए ईसाइयों को परेशान कर रही हैं। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफत के ज़ेर-ए-एहतमाम भोपाल में उर्दू के फ़रोग़ में सूफिया के खिदमात के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल के रविंदर भवन में मुनक़िदा कौमी सेमिनार में मुल्क के मुअज़्ज़ज़ दानिशवरों ने शिरकत की। उर्दू के फ़रोग़ में सूफिया का हिस्सा तसव्वुफ़ और उर्दू शायरी और समाजी हम आहंगी के उन्वान पर दानिशवरों ने अपने अपने मकाले पेश किए। दानिशवरों का मानना है कि सूफिया ने राज तौर पर उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में हिस्सा तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने तबलीग और बंदगाने खुदा की इस्लाह के लिए जिस राब्ते की ज़बान को इस्तेमाल किया, उसी ने आगे चलकर उर्दू की शक्ल इख्तियार की। थे उन्होंने तसव्वुफ़ को ही अपना इजहार, ख़यालात के इजहार का ज़रिया बनाया और तसव्वुफ़ को इसलिए भी बनाया कि उस वक्त संत, सूफ़ी, ऋषि सभी मोहब्बत की बात कर रहे थे। एकेडमी की कोशिश ये है कि तसव्वुफ़ पे तो बात हो, मोहब्बत पे तो बात हो, लेकिन इस पर भी बात हो कि तसव्वुफ़ का जो बुनियादी ख़याल है, चिंतन है, दर्शन है, वो कहाँ से आया है हिंदुस्तान में। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।